जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 10 एनसीईआरटी पैटर्न पर जो बुक आधारित है और जो आपके पेपर होने वाले हैं उन पेपरों में 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। ये आपको पता है, कोविड-19 महामारी के कारण 30% सिलेबस कम किया गया है। जो बचा हुआ है सिलेबस उसके आधार पर हम आपके लिए पेपर सेट लेकर उपस्थित हुए हैं और ये पेपर सेट मात्र 30 दिन का कोर्स है। ये 30 दिन का कोर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं और पहले दिन से लेकर और आप ये 30 दिन का कोर्स विधिवत तरीके से अगर इसका आप अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आप 70 में 70 मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। आइए देखते हैं ये जो दिया जा रहा है आपको सेट नंबर 3 2020 822 MY। इसके कुछ निर्देश पढ़ लेते हैं हम। देख लीजिए, आप भी देख सकते हो, निर्देश हम पढ़ के सुना देते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये तो इसमें तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पेपर पढ़ना है या फिर क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, किस तरीके से करना है। उसके बाद सामान्य निर्देश दिए जा रहे हैं। नंबर 1, इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पॉइंट नंबर 3, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में उल्लेख कर दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। पॉइंट नंबर 5, प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर अपना समय नष्ट न कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें प्रथम से ही सॉल्व करना हो। हालांकि पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप दिया जाता है ये हम निश्चित रूप से कॉपी के फर्स्ट पेज पर इस तरीके से पहले ही लिखे रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब जो भी सही होगा हमें केवल क्या है, एक टिक लगाना है, कोई कौन सा उसका जो ऑप्शन है वो सही है। प्रश्न आप पढ़ ही लेंगे। इस तरीके से समय को नष्ट न करते हुए आप जल्दी से आते हैं हम प्रश्न पर, क्योंकि ये बार बार हर सेट में बताया जा चुका है कि क्या निर्देश होते हैं, किस तरीके से आपको कॉपी बनानी है, किस तरीके से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगर जरूरत पड़ी तो बाएं पृष्ठ पर रफ कार्य कर सकते हैं 1 या 2 पेजों पर। ये नहीं है कि उसके हर पेज को रफ कार्य बना दिया जाए और आप राइट हैंड वाले पेज पर प्रश्न सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड वाले पेज को, हर पेज को आप रफ बना देते हैं, तो ये अच्छा रेस्पॉन्स नहीं है। एग्जामिनर जब चेक करता है तो आप ऐसी कंडीशन में आप 4-5 कॉपियों को बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी इस तरीके से भरते रहते हैं तो अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलता। कायदा अनुसार 1 ही 2 पेजों का रफ कार्य करके उतने से ही और दोनों पेजों की तरफ आपको पूरा जो सॉल्यूशन है वो लिखना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सभी खंड कीजिए। आप पढ़ भी सकते हैं। सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड में प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पाठ, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहअभाज्य संख्याएं अगर जानकारी नहीं है तो एक बार फिर से जानकारी लीजिए कि जहां आपने √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, वहां जब सिद्ध करते हो तो उसे परिमेय संख्याएं मानते हैं। जहां ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी वो उनके क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड। आप सीधी सी भाषा में समझ लीजिए, वे संख्याएं जिनका मासा 1 हो, वे संख्याएं जिनका महत्तम समावर्त 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आप देखेंगे इनके ऑप्शन दिए जा रहे हैं। 14, 35 ये दोनों 7 से कट जाएंगी। 18, 25 ये किसी से नहीं कटेगी। हालांकि ये 3 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये तो इस तरीके से अलग अलग कट रहे हैं, लेकिन एक संख्या ऐसी कोई भी नहीं है कॉमन जिससे वो दोनों विभाजित हो सकें। समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ 31, 93 3 से 31, 93 होते हैं। 32, 62 2 से कट जाएंगे। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, इसका बी ऑप्शन सही है।
बी ऑप्शन सही है। सहअभाज्य संख्या जो है वो क्या है 18 और 25। 18 और 25। देखते हैं उसका खा पाठ। खा पाठ में दिया जा रहा है एक बिंदुओं 7,6 और 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। बिंदु संबंधित है प्रथम चतुर्थांश से, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश से। पॉइंट दिए जा रहे हैं आपको, इस तरीके से पॉइंट दिए जा रहे हैं। आप देखेंगे यहां पर देख लेते हैं, यहां पर देखेंगे एक पॉइंट दिया गया जो इसका मान कितना दिया गया है 7,6 और जो बी पॉइंट दिया गया है वो बी पॉइंट दिया गया है 3,4। जो पी बिंदु है जो अंत विभाजित करता है वो उसे 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आप कह सकते हैं ये M1 है और ये मान M2 है। ये क्या होंगे X1Y1 और ये क्या होगा X2Y2। और ये जो जिस बिंदु को निकालना है वो क्या है X, Y। अंतः विभाजन के अंतर्गत जो सूत्र लगाते हैं, क्या लगाते हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। अंतः विभाजन तो x बराबर M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। x का मान निकालेंगे आप। x बराबर M1 का मान दिया गया कितना 1, x2 का मान कितना है 3 प्लस M2 का मान 2 और x1 का मान कितना है 7 बटे में 1 धन 2। x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 3 धन ये कितने हो जाएंगे 14 बटे में कितना आएगा 3। x बराबर आ गया 17/3 x का मान। और यहां से कॉमा अगर y बराबर सूत्र क्या होता है M1/2 प्लस M2/1 अपॉन M1 प्लस M2। तो y का मान निकालें तो M1 का मान 1, y2 का मान 4, M2 का मान 2, y2 का मान M1, y1 का मान कितना -6। 1 धन 2 y बराबर कितना आएगा ये तो 4 हो गई, ये माइनस के 12 बटे में 3। y बराबर कितना आ गया -8/3। तो जो बिंदु निकल के आया, बिंदु को अगर विचार करेंगे तो बिंदु कितना निकल के आया 17/3 -8/3। आप इस चतुर्थांश को इसे चतुर्थांश में देखेंगे तो क्या है प्लस माइनस है। जब प्लस माइनस दिया है तो चतुर्थांश आपने विधिवत तरीके से सीखा होगा। पहले में दोनों क्या प्लस प्लस होते हैं, दूसरे में माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अर्थात जो बिंदु दिया जा रहा है वो किस में होगा चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, चौथे चतुर्थांश में। ठीक है, आ गया होगा सभी लोगों के समझ में। अगले प्रश्न को देखते हैं। गा प्रश्न क्या दिया गया है, चलिए मिटाते भी चलते हैं कि इधर आपको सॉल्व करना है, उधर आपके क्वेश्चनों के आंसर लिखे हुए हैं उन्हें टिक भी करना है। तो दिया जा रहा है किस तरीके से दिया जा रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई एक वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई एक वृत्त और उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी से किसी बिंदु से कोई एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। इस पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है और इसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। और ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है आप देखेंगे, पूछा गया है उस एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस पीटी का मान ज्ञात करना है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि स्पर्श रेखा केंद्र वाली रेखा के साथ हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये कोण कितने का बनाती है 90 अंश का बनाती है स्पर्श रेखा के साथ।
ये कोण 90 अंश का बनाती है, अर्थात ये पूरा जो होगा वो क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। और जब समकोण त्रिभुज होगा तो 90 डिग्री के जो सामने है वो किसका काम करेगा, कर्ण का काम करेगा। और ये क्या होंगे, लंब और आधार, ये कर्ण का काम करेगा। इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आसानी से इस बाजू को निकाल सकते हैं कि पीटी का मान कितना आएगा। आइए देख लेते हैं। त्रिभुज पीओटी में ओपी का वर्ग बराबर ओटी का वर्ग धन पीटी का वर्ग। ओपी का मान है वो कितना है, 13 का वर्ग बराबर यह कितना है, 5 का वर्ग धन पीटी वर्ग। 13 का वर्ग 169, 5 का 25, पीटी स्क्वायर 169 माइनस के 25 बराबर पीटी स्क्वायर 144। फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि ये प्रश्न सभी के समझ में आ जाते हैं आसानी से। तो पीटी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। इसका जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, 12 सेंटीमीटर। अर्थात सी पार्ट इसका सही है, सी पार्ट सही है। कितना होगा मान उसका, 12 सेंटीमीटर होगा। उसका अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में कहा गया है कि यदि x tan 45 cos 60, x tan 45 cos 60, इसे मिटा दें। ये जो आप समझ रहे होंगे, ये हम उल्टे पेज पर रफ कार्य कर रहे हैं, उधर टिक लगा रहे हैं। ऐसे ही कॉपी को हल किया जाता है, कॉपी को सॉल्व करने का, कॉपी बनाने का यही तरीका रहता है। इधर हम कहीं रफ पर पेज पर सॉल्व करके फिर वहां नोट कर रहे हैं। इन प्रश्नों को आपको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। देख लेते हैं उसका घा पार्ट क्या कह रहा है। x tan 45 cos 60 बराबर sin 60 cot 60। तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, x का मान इनमें से कौन सा हो सकता है। आप देखेंगे इनके मान रखेंगे तो मान रखेंगे x tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, sin 60 का मान कितना होता है √3/2 और cot 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/√3। तो √3 से तो √3 कट ही जाएंगे। x और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1/2 और इधर भी बचा 1/2, 2 से 2 भी कट गए। x बराबर कितना आ गया 1। x का जो मान होगा वो कितना होगा 1 होगा। तो इसका कौन सा पहला वाला पार्ट सही है। अगला पार्ट देखिए, अगले पार्ट में क्या कहा गया है। अगले पार्ट में कहा गया है एक कार के 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते, यानी ओवरलैपिंग नहीं है एक दूसरे की। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जो 120 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बोहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साफ हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपने देखा होगा गाड़ियों में जैसे बरसात होती है तो कार लीजिए या बस लीजिए, इनमें आगे क्या वाइपर लगे होते हैं, वाइपर लगे होते हैं इस तरीके से। जैसे यहाँ पर वाइपर लगा हुआ है और वाइपर की इतनी अगर उसकी लंबाई है और उसने तो जो लंबाई दी है वो कितनी दी है r, तो वो इस तरीके से यहाँ तक जाता है और फिर वापस लौटता है इस तरीके से चलता है। और ये कोण दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है 120। एक और वाइपर लगा हुआ है, वो भी ऐसे चलता है और वापस लौटता है, उसका भी कितना है 120 इस तरीके से। और त्रिज्या इसकी भी r है। तो ये इस तरीके से सफाई करते हैं, ऐसे चलते रहते हैं, उस पर शीशा पर इस तरीके से चलते रहते हैं। जब इस तरीके से चलते रहते हैं तो वो पूछना चाह रहा है कि ये एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते, यानी एक दूसरे को ऐसे ओवरलैपिंग नहीं करते एक दूसरे के ऊपर, तो अलग अलग है। तो वो कितने क्षेत्रफल की सफाई कर सकते हैं। कोण कितना दिया, एक जैसे 2 है तो आप क्या कर सकते हैं 2 का गुणा कर सकते हैं। सूत्र क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 2 का गुणा इसलिए किया क्योंकि 2 वाइपर लगे हुए हैं। कोण कितना है 120
बटे में 360 गुणित पाई आर स्क्वायर, इनसे ये कट जाएंगे 3 बार, कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर स्क्वायर, यानी इसका कौन सा डी पार्ट सही है, कौन सा सही है, डी पार्ट सही है। आपको इसी की और जानकारी दे दें, इस तरीके से भी आपके समझ में आ जाना चाहिए कि जो वाइपर चल रहे हैं वो वाइपर कितने भाग को कवर करते हैं। अगर हम इस तरीके से एक सर्किल बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं, तो सर्किल में आपने देखा होगा, सर्किल में एक वाइपर जैसे इतना भाग को 120 अंश के कोण को कवर करता है, दूसरा और 120 अंश के कोण को कवर करता है, और पूरा चक्कर कितने का होता है 360 का होता है, पूरा चक्कर 360 का होता है। इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। और यहाँ ये एक वाइपर ये लगा है, एक वाइपर ये लगा है, और एक भाग खाली पड़ा है, तो पूरे जो वृत्त है, पूरे वृत्त का कितना भाग सफाई हो रहा है 2/3, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर, आप ऐसा भी समझ सकते हैं 2/3 पाई आर स्क्वायर। ये इतने क्षेत्र को ये सफाई करता रहेगा, और उसका एक भाग बचेगा केवल, आ गया होगा सभी लोगों के समझ में। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर का 2/3 भाग, 2 भाग सफाई हो रहा है, एक भाग छूट रहा है, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न में क्या दिया गया है, लास्ट प्रश्न और पढ़ लीजिए। लास्ट प्रश्न ये कह रहा है कि एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में आप जानते हैं कितने 365 दिन होते हैं। जब 365 दिन होते हैं और रविवार की बात की जाए तो रविवार 365 कितने दिन बाद आता है 7 बार, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, कितना हुआ 52 रविवार, और एक दिन शेष बचा। जब एक दिन शेष बचा तो 53 रविवार होने की प्रायिकता, एक ही शेष बचा, तो कितनी होगी प्रायिकता 1/7, यानी सी पार्ट उसका सही है, सी पार्ट उसका सही है। अब सभी लोगों के ये ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सभी खंड कीजिए। आपको बोर्ड पर लिखा हुआ भी मिल जाएगा क्वेश्चन, इस तरीके से हम सिस्टम में सेट कर देंगे कि आपको लिखा हुआ भी प्राप्त होता रहेगा। अब हम इन प्रश्नों को सॉल्व इधर करेंगे और आपको सॉल्यूशन इधर देंगे। इधर आपको मिलेगा क्वेश्चन और इधर सॉल्यूशन, इस प्रकार से। ठीक है, आइए देखते हैं। क्योंकि ये जो सॉल्यूशन अभी तक जो कर रहे थे वो तो क्या रफकार कर रहे थे, रफकार, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे थे रफकार। अब प्रश्न इधर मिल रहा है, आपको सॉल्यूशन इधर मिलेगा सीधे वाले पेज पर, सीधे वाले पेज पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट देख लीजिए। सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। प्रश्न नंबर 2 का पार्ट और उसका उत्तर। एक त्रिभुज कोई बनाया गया, इस तरीके से कोई एक त्रिभुज बना हुआ है ABC, और इनके 2 मध्य बिंदु इस तरीके से दिए जा रहे हैं D और E। इनको जो मिलाने वाली रेखा है ये इस भुजा के समांतर होती है, ये सिद्ध करना है। इस भुजा के ये भुजा कैसी होती है, समांतर होती है, हमें ये सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इनके दोनों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर होती है। ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। ये सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाले टॉपिक आपने देखे होंगे।
प्रमेय के आधार पर हमेशा ऐसे प्रश्नों को, जैसे आप थ्योरम को सॉल्व करते हो, ठीक इसी तरीके से सॉल्व करने चाहिए, तो आपको अधिक से अधिक नंबर मिलने के चांस रहते हैं, यानी फुल में फुल नंबर मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे आइए देखते हैं। जो 4 हेडिंग है, हम पहले भी कह चुके हैं आपसे कि जैसे हिंदी में कोई गद्यांश या पद्यांश दिया जाता है और उसमें लिखा जाता है संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। जब संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले हेडिंग क्या डालते हैं, निर्देश डालते हैं। उसमें शुरू के 2 अक्षर लिख दिए डॉट डॉट, लास्ट के 2 शब्द लिख दिए। इसके बाद फिर क्या, संदर्भ डाला, संदर्भ ये इस अध्याय से लिया गया, इसके ये लेखक या रचयिता है। उसके बाद प्रसंग हेडिंग डाली, प्रसंग में क्या कहते हैं, ये इस आधारित इस पॉइंट पर बात की जा रही है, इसका ये शीर्षक है। उसके बाद व्याख्या में लिखते हैं, फिर जो कुछ आता है लिख देते हैं, नहीं तो पेपर ही उतार के रख देते हैं वैसा ही, कि उसका अर्थ ही तो लिखना है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के लिख दिया इधर उधर से। ठीक इसी प्रकार से गणित में एक थ्योरम होती है, थ्योरम प्रमेय। भाई प्रमेय का सिद्धांत होता है, 4 उसके पॉइंट होते हैं। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ज्ञात है। आप हेडिंग डाल सकते हैं, दिया है या ज्ञात है। हेडिंग नंबर 1, दिया है या ज्ञात है। अब क्या दिया गया है इसमें, वो आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सब कुछ स्टेटमेंट में पहले ही से लिखा होता है। हम कह सकते हैं ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें D तथा E बिंदु क्रमशः AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं। AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं, ऐसा कह दिया आपने, बात आ गई समझ में। उसके बाद दूसरी हेडिंग, सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि BC समांतर DE। पॉइंट नंबर 3, रचना। रचना में आपने जो भी एक्स्ट्रा काम किया हो, D तथा E को मिलाया, D तथा E को मिलाया। पॉइंट नंबर 4, उपपत्ति। पॉइंट नंबर 4, उपपत्ति। अब उपपत्ति में देखेंगे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो एक तरफ से स्टार्टिंग कीजिए, एक तरफ से स्टार्टिंग कीजिए। ये लिख सकते हैं D, AB का मध्य बिंदु है। D AB का मध्य बिंदु है, अर्थात AD बराबर DB। AD बराबर DB मध्य बिंदु है, तो इधर उधर की दूरी कैसी होगी, बराबर होंगी। आप ऐसे लिख सकते AD बटे DB बराबर 1, समीकरण नंबर 1। इस तरीके से लिखा समीकरण नंबर 1। फिर लिखा E, AC का मध्य बिंदु है, तो इधर क्या होगा, AE बराबर में EC, AE बटे में EC बराबर 1 नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से ये भी 1 का मान है, ये भी 1 का मान है, अर्थात लिख सकते हैं AD बटे DB बराबर AE बटे में EC। AD बटे AB AE बटे में EC। थेन्स प्रमेय से, थेन्स प्रमेय से त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, अतः
BC समांतर DE और प्रूव्ड, यही सिद्ध करना है। सब लोगों के समझ में आ गया होगा किस तरीके से हल करते हैं। ये इसका मध्य बिंदु दिया गया तो 1:1, ये भी मध्य बिंदु दिया गया तो 1:1, AD बटे DB, अगर DB बटे में ले आए तो वैल्यू 1, ऐसे EC बटे में ले आए, और ऐसा तो आप लिख ही सकते हैं क्योंकि वो उसका क्या है, मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो इधर उधर की दूरी कैसी होगी, दोनों बराबर होंगी। तो इस तरीके से ये आ गया। थेन्स प्रमेय के अनुसार ये त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के कैसे समरूप होगा, जब समरूप होगा तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ए अपने खुद के बराबर है, ए खुद के बराबर है, इसका मतलब ये कैसे है, संगत कोण है। जब संगत कोण है तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। आप थेन्स प्रमेय के आधार पर कह सकते हैं कि BC समांतर DE। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है, खा पाठ। पढ़ लीजिए दूसरे का खा पाठ। यह दे sec 4 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 20 अंश। जहां 4 थीटा न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 2 का खा पाठ और उसका हमें उत्तर चाहिए। तो क्या क्या दिया जा रहा है, sec 4 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 20 अंश। जहां 4 थीटा न्यून कोण है, तो न्यून कोण है, एक तरफ सेक लिखा है एक तरफ कोसेक लिखा है। सेक और कोसेक एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। आप 90 वाले केस में किसी एक को परिवर्तित कर सकते हैं, या सेक को चेंज कर सकते हैं या फिर कोसेक को चेंज कर सकते हैं। करेंगे किसी एक को ही कि दोनों एक दूसरे के सहयोगी। अगर दोनों को फिर से परिवर्तित कर दिया फिर वे सहयोगी के सहयोगी ही रहेंगे, इसलिए किसी एक को परिवर्तित करते हैं। तो यहां तो लिखा sec 4 थीटा और इसे क्या लिख सकते हैं, sec 90 माइनस थीटा माइनस 20। इस तरीके से लिख सकते हैं। sec से sec हट जाएंगे दोनों तरफ से। 4 थीटा बराबर 90 माइनस थीटा प्लस 20। अब ये क्या होगा, 4 थीटा इधर आ गया, थीटा 90 प्लस 20। अब इधर कितने हो गए, 5 थीटा बराबर 110, थीटा बराबर 110 बटे 5। इनसे ये कट जाएंगे तो थीटा का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 22 अंश आएगा। 22 अंश आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, 22 चौक 88। 4 थीटा उसने कहा था न्यून कोण है, तो 4 थीटा का अगर मान निकालेंगे तो 88 अंश आएगा, और 88 का मतलब 90 से कम होगा। अर्थात थीटा की वैल्यू पूछी गई है तो जो थीटा का मान होगा वो कितना होगा, 22 डिग्री। आंसर। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, अगला प्रश्न पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर 4 समान वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्यतः रूप से स्पर्श करता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप चित्र यहां से देख लेंगे, चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चित्र दिखाई दे रहा होगा। अगर चित्र की बात करें तो चित्र में देख रहे हैं आप, चित्र में वृत्त का चौथाई भाग चारों से कट रहा है। वृत्त का चौथाई भाग चारों से कट रहा है, और वो चौथाई मिलके पूरा एक वृत्त का निर्माण करते हैं। और जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और जो वर्ग बना हुआ है उस वर्ग की भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो जो छायांकित भाग बचा हुआ है उसका आपको क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। देखिए गा पाठ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर
वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणित 1/4 एक वृत्त का क्षेत्रफल। अब जो वर्ग की भुजा होती है वो क्या होती है? भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 से 4 कट ही जाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अब वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर। 14 का वर्ग माइनस पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है? 7 × 7। तो 14 का वर्ग हो जाएगा 196। 7 से 7 कट गए, 22 × 7 154। इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा? 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो छायांकित जो भाग का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 42 वर्ग सेंटीमीटर होगा। चित्र तो आपके समझ में आ ही गया होगा। 4 कोने कट कट के कोनों से देख रहे हैं तो आप जहां भी उसकी त्रिज्या दी गई है कितनी है? 7। टोटल 14 है तो आधा उसके लिए चला गया, आधा इसके लिए चला गया इधर के लिए। तो आधा आधा यानी त्रिज्या कितनी हो गई? 7 हो गई। अगला प्रश्न, दूसरे का घा पाठ। देखिए दूसरे का घा पाठ क्या है। दूसरे का घा पाठ पढ़ लीजिए। दूसरे के घा पाठ में लिखा है, एक थैले में 5 लाल गेंदें तथा कुछ नीली गेंदें हैं। यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी हो तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। थैले में, हालांकि हम आपको ये सॉल्व करवा दे रहे हैं लेकिन आप इसे बिल्कुल भी हटा सकते हैं प्रश्न को, क्यों आपके ये सिलेबस में नहीं है। लेकिन फिर भी अगले जैसे ही फर्स्ट ईयर में पहुंचेंगे आपको फिर से प्रायिकता का अध्ययन करना पड़ेगा। तो 1-2 प्रश्नों को हम करवा देते हैं जिससे आपकी नॉलेज में बना रहे। थैले में 5 लाल गेंदें हैं। कुछ नीली गेंदें हैं। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर 2 गुणित 1 लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो जो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता है वो लाल गेंद से दुगनी है। तो इसका मतलब नीली गेंदों की जो संख्या होगी वो भी ठीक कितनी होगी? दुगनी होगी। यानी नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या, जो नीली गेंदों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 2 गुणित 5 है, यानी नीली गेंदों की संख्या कितनी होगी? 10। और आंसर क्यों स्पष्ट रूप से कह दिया गया उसमें कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। तो जब दोगुनी है तो निश्चित रूप से उसमें नीली गेंदों की संख्या भी कितनी? दोगुनी होगी, तभी वो उसे कवर कर पाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। 2 के तो सभी पार्ट हो चुके हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट क्या कह रहा है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दिखाइए कि परमेय संख्या शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। और उसके अंतर्गत दिया जा रहा है 129/2 गुणित 5/7 गुणित 7/5 शांत दशमलव के रूप में है या अशांत दशमलव के रूप में है। तो जब x/2m गुणित 5n का रूप हो तो संख्या
शांत दशमलव रूप में होती है। यहां हर में 7⁵ होने के कारण अशांत आवर्ती रूप होगा। आंसर आप देख रहे हैं कि नीचे अगर हर में 2 पे पावर और 5 पे पावर 2 और 5 के फैक्टर आते हैं तब तो वो शांत दशमलव के रूप में होती है, और जब 3 या 7 का कोई फैक्टर आ जाता है तो भाई अशांत आवर्ती रूप में संख्या प्राप्त होती है। आ गया होगा सभी लोगों के समझ में। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न हो चुका 3 का पार्ट, बहुत छोटा था और आपके समझ में भी आया होगा कि 2 पे पावर और 5 पे पावर के रूप में लिखा होता तो शांत होता है, और इसके अलावा कोई भी आ जाता है तो वो अशांत आवर्ती रूप में होता है। 3 का खापाठ, 3 का खापाठ देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद x² 7x + 12 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। सत्यापन और करना है तो द्विघात समीकरण क्या दिया जा रहा है, x² + 7x + 12 = 0। शून्य के इसके ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करते हैं। तो शून्य क्या क्या होंगे, इसके फैक्टर करेंगे, कितना आएगा 4 × 12, 4 + 3x + 12 = 0। x² + 4x + 3x + 12 = 0। इन दो में क्या कॉमन, इन दो में क्या कॉमन, इनमें x कॉमन तो बचा x + 4, इनमें 3 कॉमन, अंदर बचा x + 4 = 0। x + 4 दोनों में कॉमन, यहां से बचा x + 3 = 0। जब x + 4 = 0 तो x बराबर कितना आएगा -4, और जब x + 3 = 0 तो x बराबर कितना आएगा -3। -3 दो मूल आ गए, मूल अल्फा बराबर -4 और बीटा बराबर -3। अल्फा बराबर -4, बीटा बराबर -3। मूलों का योगफल बराबर अल्फा + बीटा, यानी -4 -3 कितना आ जाएगा -7। और जो मूलों का योगफल होता है वो सूत्र के हिसाब से देखें तो क्या होता है, मूलों का योगफल बराबर -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, तो -7/1। अर्थात आप देख रहे हैं मूलों का योगफल लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसकी लेफ्ट और राइट दोनों -7 हो गया, सत्यापन हो गया। ऐसे ही मूलों का गुणनफल, अल्फा × बीटा -4 × -3 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में x² का गुणांक। अचर पद कितना है 12, x² का गुणांक 1। तो यहां से भी आप कवर कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस तरीके से जो द्विघात समीकरण दिया गया है उसका सत्यापन क्लियर है। ठीक है, देखते हैं उसका गा पार्ट। गा पार्ट पढ़ेंगे। गा पार्ट में क्या लिखा है, क्या बिंदु 3,2 बी पॉइंट -2, -3 और सी पॉइंट 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो इस प्रकार बने त्रिभुज का प्रकार ज्ञात कीजिए। प्रकार ज्ञात कीजिए। अगर ये त्रिभुज का निर्माण करते हैं, गा पार्ट दिया जा रहा है। गा में एक त्रिभुज का अगर ये निर्माण करते हैं, A B
सी ए बी सी, ए पॉइंट दिया गया कितना 3,2, बी पॉइंट दिया गया -2, -3 और सी पॉइंट दिया गया 2,3। क्या ये एक त्रिभुज बनाते हैं? तो त्रिभुज यदि बनाते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के आप चेक कर सकते हैं। ए पॉइंट दिया गया 3,2, बी पॉइंट दिया गया -2, -3, सी पॉइंट दिया गया 2,3। तो पहला पॉइंट क्या मान लिया x1 y1, दूसरा क्या होगा x2 y2, ये क्या होगा x3 y3। या आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी बताएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी से किस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। पहले एक बात देख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? डेल्टा बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस तरीके से दिया गया है। 1/2 x1 का मान कितना है 3 -3 प्लस x2 का मान कितना है -2 और y3 का मान 3 -2 प्लस x3 का मान 2 प्लस 3। इस तरीके से दिया जा रहा है। 1/2 कितने हो गए 3 अंदर माइनस के 6 प्लस -2 और बचा 1 प्लस 2 अंदर कितना बचा 5। तो कितना निकल के आएगा 1/2 माइनस के ये 18 हो गए, माइनस के 2 प्लस के कितने हो गए 10। तो 1/2 माइनस 20 प्लस 10 कितना आया 1/2 माइनस का 10 बचा, कितना आया माइनस के 5, बाद में 5 लिख सकते हैं वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अतः ये एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। और जो त्रिभुज का निर्माण करते हैं, अब ये त्रिभुज किस प्रकार का होगा इसकी जानकारी और चाहिए। यानी समकोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा या फिर वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। इस तरीके से उसकी पहचान करनी है। दूसरा तरीका इसका एक और है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक और बता देते हैं आप किस तरीके से उसे और सॉल्व कर सकते हैं, वो भी तरीका आप निकाल सकते हैं। तो देखेंगे एक पॉइंट दिया जा रहा है 3,2 और बी पॉइंट दिया जा रहा है -2, -3। तो ए बी भुजा की लंबाई निकाली। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 3 प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 प्लस 3 का वर्ग कितना आ गया 5 हो जाएंगे। 5 का वर्ग 25, यहाँ भी 25 कितना आ गया अंडर रूट के अंदर 50। क्या लिख सकते हैं 5√2। ए बी का जो मान आया वो आया 5√2 मात्रक। ऐसे ही अब निकालेंगे बी पॉइंट दिया जा रहा -2, -3 और सी पॉइंट दिया जा रहा है 2, 3। तो बी सी निकालेंगे। ठीक इसी प्रकार सूत्र लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर -2 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग कितना आ जाएगा, यहाँ तो हो गए -4 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग। 4 का जो वर्ग होगा वो 16, 6 का वर्ग कितना होगा 36। अंडर रूट के अंदर कितने आएंगे 52 और 52 को क्या कह सकते हैं 2√13। 2√13 मात्रक इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद सी पॉइंट कितना दिया जा रहा है 2,3 और ए पॉइंट कितना दिया जा रहा है 3,2। तो सी ए का मान निकालें। इसी प्रकार दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 2-3 का वर्ग धन अंडर रूट के अंदर 3-2 का वर्ग कितना बचेगा 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग कितना आएगा अंडर रूट के अंदर 1 धन 1 यानी √2 मात्रक ये आ जाएगा। जब √2 मात्रक ये आ जाएगा तो त्रिभुज बनने की कंडीशन क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल से अगर कम है तो न्यून कोण होगा, बराबर है तो समकोण होगा और अधिक है तो अधिक कोण त्रिभुज होगा।
तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? BC। BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस CA का वर्ग। BC मतलब अंडर रूट 52 का वर्ग बराबर AB का मतलब क्या है? अंडर रूट 50 का वर्ग, और इसका मतलब क्या है? अंडर रूट 2 का वर्ग। ये कितने हो गए? 52। ये कितने? 50 प्लस 2 यानी कितने हो जाएंगे? 52 बराबर 52। तो क्या होगा? 52 बराबर 52। तो BC भुजा आ गई। BC त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। बात आ गई होगी सभी लोगों के समझ में। जो त्रिभुज ABC होगा वो कैसा होगा? एक समकोण त्रिभुज होगा। सभी लोगों के प्रश्न आ गया होगा समझ में। देख लेते हैं लास्ट प्रश्न क्या है। घापाठ 2 का 3 का घापाठ 20 सेंटीमीटर गहरा 7 मीटर व्यास, 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकली गई मिट्टी समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर के आकार का एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को भी देखेंगे आप किस प्रकार से प्रश्न है। इस प्रकार से एक तो ये कुआं खोदा जाता है, कुआं खोदा जाता है। इसका जो पूरा व्यास दिया गया है, व्यास वो कितना है? 7 मीटर, 7 मीटर व्यास है। और जो h का मान है वो कितना है? 20 मीटर। इस तरीके से 20 मीटर। इसे तुरंत ही क्या किया जाता है? घापाठ है 3 का। इसे क्या किया जाता है? एक चबूतरा बना हुआ है, इस प्रकार से चबूतरा बना हुआ है। इसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है 22 मीटर, 14 मीटर। 22 मीटर लंबाई है, 14 मीटर चौड़ाई है। और इसे क्या किया जाता है? इस पर मिट्टी डाली जाती है। जब मिट्टी डाली जाती है तो मिट्टी समान रूप से कुछ ऊंचाई तक उठती है। कुछ ऊंचाई तक इसकी जो मिट्टी जो उठ जाती है, ये मिट्टी ऊंचाई जो उठ गई है, इस ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो ये जो आकृति बनेगी, इससे आकृति का इसमें ट्रांसफर हो रहा है। तो जो यहाँ से मिट्टी खोदी गई है बस उतनी ही मिट्टी को वहाँ चबूतरे पर डाला गया है। तो क्या होगा? इसका आयतन और उसका आयतन आपको बराबर करके हल करना है और उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। किस प्रकार से निकालेंगे आइए देखते हैं। लंबवृत्तीय कुएं की मिट्टी का आयतन बराबर घनाभ के आकार के चबूतरे का आयतन। तो यहाँ तो लंबवृत्तीय बेलन है। जब बेलन का आयतन कितना होता है? पाई r स्क्वायर h बराबर घनाभ का क्या होता है? घनाभ का लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो पाई का आप मान रख सकते हैं क्योंकि व्यास दिया जा रहा है 7। तो 22/7 इसका मान कितना होगा? 7/2, 7/2। और जो h है, h का मान कितना है? 20। लंबाई इसकी दी गई है 22 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 14 मीटर। आपको चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। दोनों के आयतन बराबर कर दिए, सॉल्व कीजिए बस। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे एक साथ से एक साथ कट जाएगा और इधर उधर से भी काट सकते हैं। 22 से पूरा 22 कट जाएगा और काट के देख लीजिए। चलिए इसे नीचे ले आते हैं, उसके बाद काटते हैं। 7 गुणित 20 बटे में 2 गुणित 2 गुणित 14 बटे में आ जाएंगे। बराबर में क्या बचा? h बचा। h बचा तो 7 से ये भी कट गए कितने बार? 2 बार। 2 बार कटने के बाद
अब 2 दूनी 4 पंजे 20, 5/2 बराबर h आया। तो जो h का मान आया वो कितना आया, 2.5 मीटर। अर्थात जो चबूतरे की ऊंचाई होगी, चबूतरे की ऊंचाई बराबर कितनी होगी, 2.5 मीटर। 2.5 मीटर हो जाएगी उस चबूतरे की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सिद्ध कीजिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है, इस अपरिमेय संख्या को आपको सॉल्व करना है। तो माना इतना एक परमेय संख्या है, तब -5 -√3 बराबर a/b, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0। तो इससे मान निकालेंगे, ये इधर आ जाएंगे, 5 - a/b बराबर √3। a, b सहअभाज्य संख्याएं हैं। a, b सहअभाज्य संख्याएं हैं। तब 5 - a/b एक परमेय संख्या होगी, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तब दोनों तथ्यों में विरोधाभास है। अतः मानी गई कल्पना गलत है। 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको इस तरीके से भाषा को याद रखना पड़ेगा इसकी। हालांकि भाषा रटने की तो आवश्यकता नहीं होती, अगर आप समझ सकते हैं तो। फिर इसके बाद उसका अगला पार्ट, प्रश्न नंबर 4 का खा पाठ का उत्तर। जो खा पाठ पढ़िएगा, समांतर श्रेणी 6, 13, 20 ... 216 का मध्यपद ज्ञात कीजिए। आपको पता है कोविड-19 के कारण सिलेबस से समांतर श्रेणियों वाले प्रश्नों को या पूरे चैप्टर को ही हटा दिया गया है। अतः ये प्रश्न परीक्षा में फिलहाल तो नहीं आएगा, अगली वर्ष होगा तब फिर देखेंगे। तो इसे सिलेबस से फिलहाल हटा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का गा पाठ। चार का गा पाठ में क्या कहा गया है देखिए। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC के मध्य बिंदु E और F हैं। बिंदु A के निर्देशांक 1,4 हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप अगर ये चित्र बनाएंगे इस प्रकार से, ABC त्रिभुज ABC और इसका मध्यबिंदु D है, एक इसका मध्यबिंदु क्या है, E है। मध्यबिंदु दिए गए हैं और उन AB और AC के मध्यबिंदु E और F कहा गया है। चलिए E और F कर लेते हैं।
ई और एफ उनके मध्य बिंदु हैं। उन मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए जा रहे हैं आपको 2,1, 2,1 और 0,1 और इधर ए बिंदु के निर्देशांक 1,4। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब ये मध्य बिंदु है तो 1:1 के अनुपात में होगा, ये भी 1:1 के अनुपात में होगा। तो सबसे पहले B और C के निर्देशांक निकालेंगे। B और C के निर्देशांक निकालेंगे। जब B और C के निर्देशांक आपको प्राप्त हो जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। AB का मध्य बिंदु E है। AB का मध्य बिंदु E है। अगर इसके निर्देशांक हम मान लें x डैश और y डैश हैं तो क्या बनेगा, तब सूत्र बनेगा E मध्य बिंदु है, यानी x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। x का काम तो ये वाला पॉइंट काम करेगा, 2 बराबर m1 का मान 1 है, m1। अब आप शुरुआत इधर से कर रहे हैं तो ये m1 है, इधर से शुरुआत कर रहे हैं तो ये m1 है, तो ये x1 y1 है। आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से कर सकते हैं। तो अगर m1 इसे माना है तो m1 x2 का मान कितना होगा, -4 प्लस m2 x1 का मान कितना होगा, x डैश बटे में 1 धन 1, 2 बराबर कितना आ गया, -4 प्लस x डैश बटे 2, ये गुणा होगा 4 बराबर -4 प्लस x डैश का मान आ जाएगा 8। x डैश का मान आ गया 8। इसी प्रकार इसे निकालेंगे y बराबर, सूत्र लगा के y बराबर m1/2 प्लस m2/1 बटे में m1 प्लस m2। इस प्रकार से जब निकालेंगे तो y का मान कितना है, -1 बराबर 1 गुणित m1 x2। एक पॉइंट गलत हो गया, ये वाला 1 मान था, इसका कितना मान था, 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा इसका। तो x2 का मान कितना आएगा, 2। यहाँ पर मान लगाएंगे -1 m1/2, y2 का मान -4 प्लस m2/1 y डैश बटे में 1 धन 1 -1 बराबर -4 प्लस y डैश बटे में 2, कैंची का गुणा -2 बराबर -4 प्लस y डैश, ये आ जाएंगे 4 - 2 बराबर y डैश का मान कितना आ गया, 2। बिंदु B के निर्देशांक आपको प्राप्त हो गए कितने, 2,2। बिंदु B के निर्देशांक प्राप्त हो गए हैं 2,2। ऐसे ही इस बिंदु के भी निर्देशांक निकालेंगे। इधर इस बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, AC का F मध्य बिंदु है। तो ऐसा अगर आप नहीं लगाते हैं तो हम लगा चुके, कोई बात नहीं, हम एक और तरीका आपको बता देते हैं। अगर जो मध्य बिंदु होता है तो मध्य बिंदु के डायरेक्ट भी तो सूत्र जानते होंगे, x1 प्लस x2 बटे 2, ऐसे ही y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, ऐसे भी जानते हैं आप। तो इसके निर्देशांक जैसे x डबल डैश y डबल डैश मान लिए तो क्या होगा, 0 बराबर x1, इसे माना x1, m1 x1 x2 कहिए, ये तो हट ही गए। अब हट गए तो x1 प्लस x2 1 धन x डबल डैश बटे 2, 2 तो 0 में चले जाएंगे, x डबल डैश का मान कितना आएगा, -1। और यह y का मान कितना है, y का मान -1 बराबर -4 प्लस y डबल डैश बटे में 2, कितना हो जाएगा, -2 -4 y डबल डैश, y जो डबल डैश का मान आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा।
तो बिंदु सी के निर्देशांक आपको प्राप्त होंगे माइनस का 1 कॉमा माइनस का नहीं माइनस 1 कॉमा 2, माइनस 1 कॉमा 2। ए बी सी तीनों निर्देशांक प्राप्त हो चुके हैं आपको। जब तीनों बिंदुओं के निर्देशांक प्राप्त हो चुके हैं आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ए बिंदु के निर्देशांक दिए जा रहे हैं कितने 1 कॉमा ऋण 4, बी बिंदु के निर्देशांक 2 कॉमा 2 और सी बिंदु के निर्देशांक ऋण 1 कॉमा 2। इसे मान लेंगे x1 y1, ये क्या है x2 y2 और ये क्या है x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस प्रकार से तो 1/2 x1 का मान कितना होगा 1, 2 माइनस 2 प्लस x2 का मान 2, 2 प्लस 4 प्लस x3 का मान -1 ऋण 4 ऋण 2। कितना निकल के आया 1/2, 1 अंदर बचा 0, 2 अंदर कितने हो गए 6, -1 और -6 तो कितना आ जाएगा 1/2। ये तो 0 हो गए, ये कितने हो गए 12 और ये कितने हो जाएंगे 6। तो 1/2 कितना आएगा 18 यानी 9 वर्ग इकाई। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 9 वर्ग इकाई। एक लास्ट प्रश्न और बचा है चौथे का घ पार्ट। देखिए चौथे का घ पार्ट, यदि साइन थीटा बराबर 4/5, साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात कीजिए तो सरल सॉल्यूशन आपके पास क्या है, साइन थीटा का मान दिया गया है। साइन थीटा पाइथागोरस प्रमेय से त्रिकोणमितीय अनुपात आप सभी निकाल सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों को सभी को आप ज्ञात कर सकते हैं किस विधि से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो इसके लिए एक चित्र बना लिया पाइथागोरस प्रमेय। ये कोण दिया गया थीटा, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। यहाँ क्या आएगा 5 का वर्ग, ए बी का वर्ग ज्ञात करना है प्लस बी सी का मतलब 4 का वर्ग। 5 का वर्ग 25, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग 16। 25 माइनस 16 बराबर ए बी वर्ग कितना आ गया 9 बराबर ए बी वर्ग। ए बी का मान कितना आ जाएगा 3। ये ए बी का मान 3 मिल गया आपको। अब आप यहाँ डायरेक्ट इसके मानों को पुटअप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं 4 tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो tan बराबर लंब बटे आधार यानी 4/3 आ जाएगा। -5 cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण 3/5 हो गया। sec बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार मतलब 5/3 प्लस 4। cot बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। इस तरीके से सभी के मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तो 5 से 5 कट जाएंगे, ऐसे यहाँ 4 से 4 कट जाएंगे। ऊपर यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 16/3 माइनस 3 और यहाँ क्या बचेगा 5/3 प्लस 3। ऊपर लघुत्तम ले लिया टोटल 3, तो कितना आ गया 16 माइनस 9। नीचे भी लघुत्तम ले लिया 3, कितना आ गया 5 प्लस 9। लघुत्तम से लघुत्तम कैंसिल, ऊपर बचा 7 और नीचे कितने हो गए 14। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 1/2। 1/2। इस प्रकार से इस सेट के 4 क्वेश्चन इस पार्ट नंबर 1 वीडियो में हमने आपको उपलब्ध कराए हैं। शेष
बचे हुए क्वेश्चन 5, 6 और 7 इसके पार्ट सेकंड में आपको मिलेंगे। आप जो आगे वाले प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आपको इसका पार्ट नंबर 2 देखना होगा। मिलेंगे हम आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।